आज एडिटोरियल की सीरीज़ स्टार्ट हो रही है जिसमें मैं आपको एडिटोरियल के बारे में ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दूंगा। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप ये न्यूज़पेपर का हार्ड कॉपी अपने पास रखे हैं, जिसको मैं अगर ब्रीफली बता रहा हूँ तो फिर आप उसके बाद से रीडिंग करेंगे या फिर रीडिंग करने के बाद से इसको सुन सकते हैं कि क्या आपका डायरेक्शन सही था कि नहीं समझने का। मैं ये आपको हमेशा बोलूँगा कि ये न्यूज़पेपर को आप बस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए रखिए और इससे आप अपना वोकैबुलरी को बढ़ाइए। बस कॉम्प्रिहेंशन में बहुत ये काम आएगा, तो बस इसके लिए। अदरवाइज़ आप इसके नोट्स बनाने के पीछे बहुत ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है और इसको आप बहुत डेप्थ में समझने की भी ज़रूरत नहीं है। आप ब्रीफ इन्फॉर्मेशन लेंगे उतना इनफ रहेगा। तो मैं यही बोलूँगा कि आप इसको बेसिक इन्फॉर्मेशन लीजिए, जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको ब्रीफ समझिए और फिर उसके बाद से आप इसको एडिटोरियल को फिर अपने हिसाब से खुद पढ़िए, ठीक है। तो पहला देखिए आर्टिकल ये है एडिटोरियल में। जैसे कि आज फ्राइडे है तो फ्राइडे में क्या होता है कि सेकंड पेज पे जो 2 पेज होते हैं आर्टिकल के, उसमें एक ही पेज पे आर्टिकल होता है, सेकंड वाले पे आपको वो डिस्कशन होता है। तो देखिए पहले पेज पे क्या पहला आर्टिकल है, एन अनएक्सेप्टेबल वर्डिक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस। तो देखिए इससे पहले तो आप ये देखिए इसकी हेडिंग से ये पता चल रहा है कि कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल वर्डिक्ट आया है, किसी भी मतलब किसी जजमेंट को लेके ही कोई बातचीत हो रही होगी। तो ठीक है, ये वाला चीज़ ये पॉलिटी के बिहाफ में ये हम सेंस से समझ सकते हैं कि ये पॉलिटी के लिए यूज़फुल होगा, ठीक है। अब इसमें अगर इसका हम हेडिंग देखें तो क्या लिखा है कि A recent Allahabad High Court judgment negates the very idea of constitutional morality in personal relation which the Supreme Court of India has affirmed। देखिए इस पूरे आर्टिकल में इसी जो लाइंस है इसके बारे में ही डिस्कशन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का कोई वर्डिक्ट आया है किसी रिलेशनशिप को लेके, कोई ऐसा मैरिज वाला कोई रिलेशन होगा या फिर कोई शादी से पहले का कोई रिलेशन होगा, उस पे इलाहाबाद हाई कोर्ट का कोई वर्डिक्ट आया है जो सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक्ट्स के अगेंस्ट जा रहा है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन से हट के थोड़ा सा वर्डिक्ट आया, तो ये उसी की बात होगी। तो देखिए इसमें क्या है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का अभी जो वर्डिक्ट आया है उसमें क्या हुआ है कि डिक्लाइनिंग द प्रेयर्स बाय एन इंटरफेथ कपल्स इन द लिव इन रिलेशनशिप फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम पुलिस हरासमेंट हैज कट नेशन अटेंशन। देखिए इसमें क्या है कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट अभी रिसेंटली एक जजमेंट दिया है जिसमें क्या हुआ कि जो इंटरफेथ मतलब कि एक कोई हिंदू कोई मुस्लिम होगा, तो इसमें क्या था कि जो लड़का था वो मुस्लिम था, 30 ईयर्स एज था, और जो लड़की थी वो हिंदू थी। तो दोनों इंटरफेथ थे, अलग अलग कास्ट के लोग थे और अलग अलग रिलीजन के लोग थे। तो उसमें उन लोग की शादी, उन लोग अब रिलेशनशिप में रह रहे थे, लिव इन रिलेशनशिप में। तो उस चीज़ को क्योंकि वो पुलिस उनको हैरेस कर रही थी ऐसा उनका मानना है, और फिर वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में गए थे जिनके पिटीशन को इलाहाबाद हाई कोर्ट रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। इस केस का नाम ये है किरण रावत वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ठीक। अब इसमें क्या चीज़ें हैं, अब ये जो भी चीज़ें हुई हैं लिव इन रिलेशनशिप हो, इसमें जो है इसमें हाई कोर्ट ऑथर के बिहाफ, ये ऑथर क्या बोलना चाह रहा है इसमें, देखिए इसमें जो ये म्यूचुअल लव है इन लोग का, दोनों साथ में रह रहे हैं, इसमें अगर कोर्ट किसी डिसीजन को, किसी इनके प्रोटेक्शन के पिटीशन को अगर डिक्लाइन करती है तो फिर क्या कर रहा है वो केस के मोरल चीज़ों को ध्यान में दे रहा है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि हर इंडिविजुअल को उसके फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, ठीक है। यही चीज़ें होती हैं। अब इस जजमेंट में क्या हुआ कि क्या क्या इस जजमेंट ने बदला, देखिए यहाँ पे ये 3rd पैराग्राफ में लिखा है कि द जजमेंट बाय द हाई कोर्ट इज अनएक्सेप्टेबल इन द कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस। किस वजह से है? पहला ये है कि द कोर्ट इज ऑस्टेंसिबली कैरिड अवे बाय द नेशंस ऑफ कन्वेंशनल सोशल मोरालिटी रादर देन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल ऑन इंडिविजुअल ऑटोनॉमी एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि किसी इंडिविजुअल के पर्सनल लिबर्टी, उनके प्रोटेक्शन की बात, फंडामेंटल राइट की बात नहीं करते हुए हाई कोर्ट ने किस चीज़ को चुना, तो वो मोरल चीज़ों को चुना, मोरालिटी के पीछे को देख रहा है। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि इंडिविजुअल की डिग्निटी को मेंटेन करना, उसको प्रोटेक्शन करना, फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। ये चीज़ हो गया, पहला ये हुआ। सेकंड क्या है कि इन द प्रोसेस द कोर्ट ऑल्सो डिस्कार्डेड सेवरल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। देखिए इसमें क्या हुआ कि कई सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है जो अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, उस चीज़ को भी हाई कोर्ट जो है डिस्कार्ड किया हुआ है, ठीक है। थर्ड क्या है कि द हाई कोर्ट ट्रेवल्ड मच बियॉन्ड द ब्रीफ रिलेट ऑन द पर्सनल लॉ एंड ऑन मैरिज विच वर इरेलीवेंट। तो इसमें क्या हुआ कि कोर्ट जो है वो पर्सनल लॉ पे ज़्यादा ही टिल्ट हो गया था, जबकि जो लॉ के हिसाब से जो चीज़ें हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो चीज़ें चलती हैं, उससे थोड़ा सा दूर हट के जो कोर्ट है वो पर्सनल लॉ पे ज़्यादा, क्योंकि इसमें देखिए हिंदू पर्सनल लॉ और मुस्लिम पर्सनल लॉ ये दोनों काम आएंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों अलग अलग
रिलीजन के हैं, ठीक है, तो इस वजह से। ठीक, अगला क्या हुआ है कि देखिए जो आपका 3 जो केस के बारे में ऑथर बता रहा है कि डी वेलुस्वामी और इंद्र शर्मा और धानुलाल, इनमें क्या हुआ कि इसमें ये बोला गया है कि टू प्रमोट सच रिलेशनशिप एंड दैट द लॉ ट्रेडिशनली हैज़ बीन बायस्ड इन फेवर ऑफ मैरिज। मतलब ये क्या है कि इसमें पूरी तरह से ये बताया गया कि ऐसा नहीं है कि ये जो इंटरफेथ शादी या फिर जो भी चीज़ें हैं तो वो आपको सोसाइटी में कोई सोशल मोरालिटी को हैम्पर कर रही हैं, ऐसा चीज़ें उनको इस बेस पे देखना चाहिए कि उनका जो डिग्निटी, उनकी जो लिबर्टी है वो मेंटेन रहनी चाहिए, वो वॉलेट नहीं होना चाहिए। ठीक, देखिए उसके बाद से क्या है कि कोर्ट इसमें कोर्ट ने अलग अलग सीआरपीसी के जो जिसने ऑथर बता रहा है कि ये इररिलेवेंट था, इसकी ज़रूरत नहीं थी, जैसे कि सीआरपीसी का 125 कोर्ट लगा है जिसमें ये बोला जाता है कि ये जो मेंटेनेंस ऑफ 2 वाइफ्स, तो मेंटेनेंस क्या होता है कि जब भी कोई पति अपनी पत्नी को छोड़ता है तो अगर सेपरेट होते हैं तो कुछ मेंटेनेंस देना पड़ता है पत्नी को पति के द्वारा। तो वो मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स में क्या होता है कि उसमें वाइफ्स की बात किया जाता है, अदर की बात नहीं होता, अदर वुमेन की बात नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद से ये आपका हिंदू वाले से वो डील कर लिया कोर्ट। बोला ना कि अभी मैं बोला कि ऑथर बोल रहा था कि हिंदू और मुस्लिम दोनों के पर्सनल लॉस पे ज़्यादा ऑथर टिल था, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन की बात को वो निगलेक्ट कर दिया था। तो ये हिंदू वाले चीज़ से तो ये आपका वो चीज़ें निकाल गया कि यहाँ पे मेंटेनेंस वाली बात। प्लस मुस्लिम से क्या बोला कि शादी से पहले अगर कोई पर्सन जो है वो कोई भी ऐसा चीज़ कर रहा है, इवन सेक्सुअल लस्टफुल अफेक्शन एक्ट जैसे कि किसिंग हो गया, टचिंग हो गया, स्टेयरिंग हो गया, वो चीज़ें कर रहा है तो उसमें क्या होता है, शादी से पहले उसको हराम बोला जाता है इस्लाम में, और ये गलत चीज़ें होती हैं। तो इस चीज़ को भी वो यहाँ पे हाई कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में सुनाया था, इस बात को भी अपना पॉइंट किया था। तो ये चीज़ें यहाँ पे आ गई। तो इसने में क्या हुआ है कि पर्सनल लॉ को ज़्यादा टिल्ट हो गया था हाई कोर्ट, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन की बात को वो निगलेक्ट कर दिया था। ठीक, अगला क्या चीज़ है कि ये इसका जो जजमेंट है वो ऑर्थोडॉक्स वाली चीज़ों पर कैसे टिल्ट हो रहा है। ठीक है, अगला हेडिंग तो उसमें क्या था कि though there were many defects in the petition, the High Court could not assume that marriage is a condition precedented for the constitution protection and exercise of fundamental rights। तो देखिए मैरिज जो होता है, जो शादी होती है, वो क्या होता है कि वो उसमें शादी हो या ना हो, हर इंडिविजुअल की एक पर्सनल लिबर्टी होती है, उसको प्रोटेक्ट करना कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है इस चीज़ को। तो वही देखिए इसमें क्या लिखा है, इट एक्टेड एज थियोलॉजिकल कोड एज इफ द वेरी इंडिविजुअल्स ऑफ लिबर्टी एंड ऑटोनॉमी आर अलाइन टू द रिच जुरिडिक्शन द वर्डिक्ट शो द क्लियर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स द सोशल ऑर्थोडॉक्सी एंड रिलीजियस रिवाइवलिज्म। तो ये कोर्ट जो है वो चीज़ को से टिल्ट होकर ये ऑर्थोडॉक्सी जो चीज़ होती है रिलीजन की होती है उस पर ज़्यादा ये टिल्ट हो गया था कोर्ट। ठीक, प्लस देखिए इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट अगर कोई किसी केस पे आ रहा है, आर्टिकल 141 के हिसाब से उसमें सारे कोर्ट पे वो चीज़ें अप्लाई होती हैं, सारे कोर्ट को मानना होता है। इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट अगर नहीं माना है तो फिर ये वॉयलेशन हो गया। ठीक, फिर उसके बाद से क्या है, फॉर एग्जांपल जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस लिया गया था। उसके बाद से उसमें क्या हुआ कि बोला गया था द कोर्ट उसमें देखिए 497 को डिक्रिमिनलाइज किया गया था उसमें। फिर हम देखते हैं कि नौतेज सिंह जौहर वाले केस में जो 377 को डिक्रिमिनलाइज किया गया था, उसमें क्या था कि सुप्रीम कोर्ट मेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल एजुडिकेशन रैदर देन मियर मोरल जजमेंट। तो इसमें क्या था, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट था वो मोरालिटी को नहीं देख रहा था, वो जुरिडिक्शन वो क्या कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चीज़ें हैं उसको वो ज़्यादा टिल्ट था, वो मोरालिटी को नहीं देख रहा था। ठीक, the liberation values of this judgment of the capacity in limiting the state powers in the realm of personal choice। तो किसी भी पर्सन की जो पर्सनल चॉइस होती है वो उसको हैम्पर नहीं करना है, वो चीज़ को प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि नौतेज सिंह जौहर में भी यही चीज़ था कि सेम सेक्स मैरिज जो होता है उसको अब जैसे कि शादी नहीं हो सकती वो अलग बात है, बट उनको डिक्रिमिनलाइज किया गया क्योंकि 377 में ऐसा लिखा गया था कि अननेचुरल सेक्स जो भी होता है उसको वो क्रिमिनल के कैटेगरी में रखा जाएगा, उस पर वो लोग जेल में जा सकते हैं, बट उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया था नौतेज सिंह जौहर में। तो उसमें क्या था, पर्सनल चॉइस था किसी पर्सन का कि वो अपने जैसे भी रिलेशनशिप में रह सकता है, वो सेम कपल रह सकते हैं, जैसे कि क्या होते हैं कि वो होमोसेक्सुअलिटी वाली चीज़ें। तो वही चीज़ें यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी क्या है कि यहाँ पे तो कपल दोनों अलग अलग हैं, एक तो मेल है एक फीमेल है और दोनों रिलेशनशिप में रह रहे हैं लिव इन में, तो उनको हैरेसमेंट नहीं किया जाएगा पुलिस के द्वारा। यही बातें चल रही हैं इसमें भी। तो वही बता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे चीज़ों पे क्या हुआ कि वो इंडिविजुअल की लिबर्टी को देख के जजमेंट दिया था, ना कि मोरालिटी को देख के। ठीक,
अब अगला क्या है कि आप होल्डिंग पर्सनल लिबर्टी, तो अब पर्सनल लिबर्टी को कैसे बचा कर, देखिए इसमें क्या है कि द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट सीटेड इन द इलाहाबाद वर्डिक्ट ऑल्सो अपहेल्ड द पर्सनल लिबर्टी। देखिए इसमें क्या है कि लता सिंह द कोर्ट डायरेक्टेड पुलिस अथॉरिटी थ्रू आउट द कंट्री टू सी टू इट दैट द अडल्ट अंडरगोइंग इंटरकास्ट और इंटर रिलीजियस मैरिज इज नॉट हैरेस्ड बाय एनीवन। तो इसमें क्या है कि लता सिंह वाले 2006 के जजमेंट में कोर्ट ये बोला था कि पूरे कंट्री में अगर कहीं भी कोई अगर इंटरकास्ट मैरिज कर रहा है, अगर इंटरकास्ट रिलेशनशिप में है, इंटर रिलीजन मैरिज कर रहा है, तो उसको हरासमेंट नहीं किया जाएगा पुलिस के द्वारा कहीं पे भी, पूरे इवन पुलिस के द्वारा क्या किसी सोसाइटी के द्वारा भी नहीं किया जाएगा, उसको प्रोटेक्शन दी जाएगी। ये जजमेंट था कोर्ट का। ठीक है, अगला क्या है कि इन एस खुशबू वर्सेस कनिमल एंड अदर वाले में क्या था कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट व्हाइल इट इज ट्रू दैट द मेन स्ट्रीम व्यू इन आवर सोसाइटी इज दैट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट शुड टेक प्लेस ओनली बिटवीन मैरिजियल पर्सन, देयर इज नो स्टैट्यूटरी ऑफेंस दैट टेक प्लेस when adult willingly engage in sexual relation outside the marital setting. It was only a restriction, मतलब कि ये पता है कि हमारी सोसाइटी में शादी से पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स करना या फिर अगर रिलेशनशिप में रहना ये गलत है, सोसाइटी के हिसाब से गलत है, बट फिर भी इनको क्राइम की कैटेगरी में नहीं रखा जाता। ये चीज़ें ऐसा नहीं कि ये क्राइम है, ठीक है, तो वो चीज़ें हैं। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो जजमेंट था वो फंडामेंटल राइट को पूरी तरह से वायलेट कर रहा है, ऐसा ऑथर का मानना है। फिर क्या है कि द पिटिशन इन द इलाहाबाद केस ओनली असर्ट देयर राइट नॉट टू बी टॉर्चर्ड बाय द पुलिस एंड डिड नॉट प्रे फॉर मोरल इवेल्यूशन ऑफ द डिसीजन। देखिए जो पिटिशनर था वो किस लिए गया था, पिटिशनर सोचा कि हम सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है उनको एक अपने हाथ में रख के फिर हम कोर्ट में जाते ताकि कोई हमको हैरेसमेंट ना करे। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जजमेंट से उस पूरे पिटिशनर का जो है वो मोरालिटी जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो जजमेंट था वो बिल्कुल ही इनके अगेंस्ट चला गया था। ठीक है, फिर क्या है कि द हाई कोर्ट ऑट to have sought further, particularly if required, and endorsed the couple's fundamental right without conducting an unwanted and irrelevant survey of the personal law on the marriage। ये क्या है कि कोर्ट को ये होना चाहिए कि अपने पर्सनल लॉ के बीच में सर्वे करने से बेहतर है ये है कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन वाली चीज़ों पे जाना चाहिए, तो फिर हमको जजमेंट सुनाना चाहिए था। ठीक है, जजमेंट इज़ अ क्लासिक केस ऑफ जुडिशियल इनडिसिप्लिन। अब ये जजमेंट को जो ऑथर है वो बता रहा है कि ये एक इनडिसिप्लिन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ऑलरेडी इस चीज़ को नकार रहा था और ये जो जजमेंट है वो पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट जा रहा है, तो ये पूरी तरह से इनडिसिप्लिन को फॉलो कर रहा है हाई कोर्ट। तो देखिए ये पूरे आर्टिकल का सेंस यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन वाली चीज़ों को हाई कोर्ट निगलेक्ट करके वो मोरालिटी को फॉलो किया है, प्लस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को क्या कर सकते कि जजमेंट को नहीं माना, यही बात हो सकती है। इस चीज़ को फॉलो किया कि वो उसके अगेंस्ट अपने वर्डिक्ट को दिया है। ये दो चीज़ें निकल के आ रही हैं पूरे क्रक्स, पूरे आर्टिकल ऑथर का जो कहना है इस पूरे आर्टिकल में यही दोनों क्रक्स निकल के आ रहे हैं। तो बस ये पूरा आर्टिकल हो गया, बस इसमें हमको अपने कॉन्सेप्चुअल पर क्लैरिटी लाना है कि हाँ ये कैसे ऑथर किस चीज़ को किस सेंस में ले जा रहा है, किस पर्टिकुलर चीज़ को। देखिए इस इतनी छोटी सी स्टेटमेंट, मतलब दो स्टेटमेंट को इतने बड़े पैराग्राफ में लिखना ये एक आर्ट होता है, तो वही आर्ट को हमको सीखना और समझना है कि कैसे मतलब चीज़ों को कई डायमेंशन से हम सोच सकते हैं। ठीक, तो ये पूरे आर्टिकल का ये था क्रक्स। ठीक है, अगला क्या है कि साइंटिस्ट नीड द ऑक्सीजन ऑफ फ्री स्पीच। तो देखिए इसमें भी बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मली कुछ बहुत खास आर्टिकल था नहीं है। तो देखिए इसमें क्या है कि साइंटिस्ट नीड टू ऑक्सीजन ऑफ फ्री स्पीच। तो ये एक तरह से बोल सकते हैं कि ये मेटाफर यूज़ किया गया, बट ये नॉर्मली क्या है कि फ्री स्पीच की बात कर रहा है। जो साइंटिस्ट जो होते हैं उनको भी फ्री स्पीच देना चाहिए, उनको फ्री स्पीच का राइट होना चाहिए। इसमें ये देखिए क्या लिखा कि साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट्स आर पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर सोसाइटी एंड देयर मेंबर्स हैव द सेम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एज अदर्स टू पार्टिसिपेट इन सोशल डिस्कशन। देखिए इसमें क्या था कि 500 साइंटिस्ट जो थे, एकेडमिक्स रोट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस क्रिटिसाइजिंग इट्स एडमिनिस्ट्रेशन फॉर प्रोहिबिशन डिस्कशन ऑन अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट। तो इसमें क्या था कि जो 500 साइंटिस्ट थे वो कुछ लेटर लिखे जिसमें ये बताया गया कि जो ये साइंटिस्ट के ऊपर जो ये यूएपीए का जो एक्ट लगता है, यूएपीए क्या होता है कि किसी कंट्री के अगेंस्ट बोलना, या फिर उसमें क्या होता है कि एक टेररिज्म वाली चीज़ें आ जाती हैं कि अपने देशद्रोह वाला चीज़, उसके हिसाब से उसको ट्रीट किया जाता है और इसमें जो पनिशमेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। और ये क्या होता है कि आपको अरेस्ट किया जाता है विदाउट इन्फॉर्मेशन, आपको कोई इन्फॉर्मेशन प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाता है। ये इसमें आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक तरह से इसमें ये क्रिमिनलाइज किया जाता है। ठीक है, इसी में क्या हुआ कि 500 साइंटिस्ट जो थे वो
इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किए हैं कि जैसे कि साइंटिस्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो सोसाइटी का पार्ट होते हैं। ऐसा ऑथर का मानना है, ये ऑथर का ये मानना है कि साइंटिस्ट जो होते हैं वो सोसाइटी के पार्ट होते हैं और उनको भी जैसे कि अदर इंडिविजुअल को ये राइट मिला हुआ है फंडामेंटल राइट के थ्रू, वैसे इनको भी राइट मिलना चाहिए कि ये भी सोसाइटी में बोल सकें कोई भी चीज़ों के बारे में। जैसे कि मान लीजिए अगर एग्जांपल लेते हैं कि अगर इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी अगर साइंटिफिक रिसर्च करना है तो उसमें क्या होता है कि वो जो ऑथर जो पर्टिकुलर साइंटिस्ट होता है वो दो चीज़ों को देखेगा, एक हिस्टोरिकल डायमेंशन को देखेगा, एक कॉलोनियल डायमेंशन को देखेगा, कैसे चेंजेस आया, कैसे कंपनसेशन देना, ये सब चीज़ को देखेगा। प्लस अगर मान लीजिए एनर्जी की बात करेंगे तो कौन इनइक्वालिटी को दे रहा है, कहाँ पे कम एनर्जी है, कहाँ पे ज़्यादा, इस चीज़ को देखा जाएगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सोसाइटी से ही लिंक है। तो ये सोसाइटी से अगर लिंक है तो हमको तो और साइंटिस्ट को क्या करना है, सोसाइटी में एक अपने आप को एक इमेज क्रिएट करना, वहाँ पे इन्वॉल्व होना है। तो अगर इन्वॉल्व होना है तो वहाँ पे उनको पॉलिटिकली स्पीच दे सकते हैं, सोशली चीज़ों को देख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को उनको राइट मिलना चाहिए ताकि सोसाइटी में बोल सके, फ्री स्पीच की उनके पास राइट हो। और इसी राइट को उनको रोका जा रहा है। यही पूरे मतलब पूरे ये इसका कॉन्टेक्स्ट यही है पूरे एडिटोरियल का। तो इसमें देखिए यही बताया जा रहा है कि जैसे कि एक केस के बारे में जिक्र किया गया था। जैसे यहाँ पे देखिए ये मेघना साहा जो मैथमेटिशियन है, उसके बाद से डीडी कोशाम्बी के बारे में है, उसके बाद से अमूल्य रेड्डी, इन लोग के बारे में बताया गया कि कैसे लोग सोसाइटी में पार्टिसिपेट किए थे, कैसे सोसाइटी में पार्टिसिपेट करके चीज़ों को बढ़ावा दिए थे। प्लस केरला शास्त्र साहित्य जो परिषद था वो कैसे वो एक स्लोगन लिखा था कि साइंस फॉर सोशल रिवोल्यूशन। तो साइंस है वो सोसाइटी को चेंज करने के लिए है। तो देखिए साइंस अगर सोसाइटी को चेंज कर रहा है तो जो साइंटिस्ट हैं वो सोसाइटी में तो इन्वॉल्व होंगे, और जब सोसाइटी में इन्वॉल्व होंगे तो सोसाइटी की हर पॉलिसी को, हर गवर्नमेंट के पॉलिटिकल चीज़ों को भी ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। तो उनको उस चीज़ से रोका नहीं जाएगा, ऐसा ऑथर का कहना है। ठीक है, उसके बाद से क्या है कि इसमें एक मैं आपको बता रहा हूँ कि एक जजमेंट देखिए यहाँ पे त्रिपुरा हाई कोर्ट का एक जजमेंट था 2020 में, दैट इवन व्हेन द रूल्स अप्लाई दे डू नॉट डिप्राइव सिटीजन्स ऑफ देयर राइट ऑफ स्पीच विच इज़ अ फंडामेंटल राइट। तो कोई भी अगर लॉ हो, कोई भी अगर चीज़ें हो, किसी पर्सन को डिग्रेड कर रहा है, कोई भी चीज़ें अगर रूल्स बन रहा है तो उस पर्सन का फिर भी उस पर्सन का जो फ्री स्पीच का जो राइट है वो वायलेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट है और फंडामेंटल राइट तो हर पर्सन को मिला हुआ है। तो अब कुछ उसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है, आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में भी कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। लेकिन अभी क्या है कि वो नॉर्मली पर्सन को अगर वो चीज़ें सही डायरेक्शन में बोल रहा है तो फिर वो उसमें कोई दिक्कतें नहीं होंगी। तो पूरे इस एडिटोरियल का कॉन्टेक्स्ट यही है कि जो साइंटिस्ट हैं उनको वो सोसाइटी में रह के रिसर्च करते हैं, सोसाइटी के लिए ही काम करते हैं। तो फिर उनको सोसाइटी में इन्वॉल्व होना चाहिए, सोसाइटी के बारे में बात करना चाहिए, प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करना चाहिए, उनको फ्री स्पीच से रोका नहीं जाना चाहिए। ऐसा पूरा ये कॉन्टेक्स्ट इसका है। बस बाकी आप एक बार रीड कर लेंगे, मुझे तो कुछ खास इसमें लगा नहीं था। फिर अगला देखिए वर्क इन प्रोग्रेस। इसमें क्या है कि अभी 50th आपका जीएसटी काउंसिल का मीटिंग हुआ था, 5 वीक के बाद से ऐसा ये मीटिंग स्टार्ट हुआ था। इसमें 2 मुद्दे पे बात हुआ था। पहला ये था कि जो एपेलेट ट्राइब्यूनल की बात हो रही थी तो उसमें कैसे मेंबर होंगे, कितने ब्रांच होंगे, इसके बारे में बात हुआ। सेकेंड ये था कि जो गेमिंग था, गैम्बलिंग था, उसमें कितना % जीएसटी का एम्बिट में रखा जाएगा, इस पर बात हुआ था। तो देखिए पहले क्या था कि डिस्कशन इस पर हुआ कि सेंटर जैसे ये बोला कि पहले 4 to 6 मंथ के लिए हम एक ट्राइब्यूनल को क्रिएट करेंगे। फिर स्टेट बोला कि हम 50 ट्राइब्यूनल बेंच बनाएंगे, जिसमें क्या होगा कि ये फेज्ड मैनर में होगा। फेज्ड मैनर मतलब कि स्टार्टिंग 50 से नहीं होगा, कुछ से होगा, लेकिन लास्ट तक हम इसको 50 ले जाएंगे। पहले कहाँ से होगा, जैसे कि कुछ ऐसे टॉप जो हाई कोर्ट्स जो बेंचेस हैं वहाँ पे होगा, ताकि लोग जैसे अब ये क्यों बनाया जा रहा है एपेलेट ट्राइब्यूनल, क्योंकि जैसे सारा केस जो है अब जान रहे हैं कि सारे टैक्सेस को मोस्टली जो टैक्स होते हैं वो जीएसटी के अंदर में आ रहे हैं। तो जब जीएसटी के अंदर में आ रहा है तो जीएसटी के अब जो डिस्प्यूट होगा वो कहाँ जाएगा, वो अगर हाई कोर्ट में जाएगा तो बहुत ज़्यादा बर्डन, ऑलरेडी हाई कोर्ट में केस कितने सारे पेंडिंग हैं तो ये भी बर्डन हो जाएगा। तो इस वजह से इसको एक ट्राइब्यूनल बनाया जा रहा है जिसमें केसेस को पहले हियरिंग में रखा जाएगा, उसके बाद से जो अपील होगा वो हाई कोर्ट में जाएगा। ठीक है, तो वो ट्राइब्यूनल की बेंच जो होगी वो अभी बात हो रही है, स्टेट बोला है कि जो स्टेट की जैसे जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग होती है उसमें स्टेट और सेंटर दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। और इसमें क्या होता है कि देखिए अभी क्या इसमें स्टेट का ये मानना है कि इसको हम लोग इसके एम्बिट में रखेंगे कि ये 50 ब्रांच होगा, धीरे धीरे होगा, जैसे कि पहले स्टार्टिंग में जो हाई कोर्ट के बेंचेस हैं वहीं पे बनेगा ताकि लोग ईजिली वहाँ पे अपने ग्रीवेंस को रेड्रेस कर सकें। ठीक है, ये बात हुआ।
प्लस ये गैम्बलिंग जैसे कि बात हुआ कि इसको 28% के जीएसटी में रखा जाएगा फेस वैल्यू में। जैसे इसमें कौन कौन सी चीज़, ऑनलाइन गेमिंग हो गया, कसिनोज हो गया, हॉर्स रेसिंग हो गया, ये सब चीज़ें, ई गेमिंग हो गया, इन सब चीज़ को रखा जाएगा। जैसे लेकिन बात ये हुआ कि अब ये कंपनसेशन की बात होने लगी, क्योंकि गोवा जो है इसके मोस्टली जो आपके टैक्स आते हैं वो इसी से आते हैं, गैम्बलिंग से ही आते हैं। और गैम्बलिंग को अगर 28% रखा जाएगा तो फिर वो तो चीज़ें कम हो जाएंगी, और अगर कम होंगी तो फिर वो उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा, तो फिर वही कंपनसेशन की भी बात हो रही थी। प्लस अभी आईटी मिनिस्ट्री जो है वो गेमिंग को, ऑनलाइन गेमिंग को, फिर उसके लिए भी रूल्स बनाने की बात हो रही थी। प्लस देखिए कुछ ऐसे भी टैक्स हैं जिन पे, कुछ ऐसे भी जैसे कि कमोडिटीज़ हो गए, कुछ ऐसे भी चीज़ें जिनको कुछ जगह पे तो टैक्स को एग्जम्पशन किया गया था, अभी किया गया है, इसमें बात हुई थी, एग्जम्पशन किया गया, कुछ को रेगुलेट किया गया, कुछ को कम किया गया, तो कुछ को तो मतलब हाँ ठीक है पूरी तरह से हटाया गया था। कुछ को जैसे कि आप बात करेंगे कि 5% आपका जो हॉल में ये कुक्ड फूड मिलता है, जो जैसे कि मूवी हॉल, सिनेमा हॉल में, उसको 5% तक का लोअर रखा गया। तो ये बात हो रही थी कि ये चीज़ें अभी 6 साल बाद क्यों हो रही है, क्यों नहीं पहले ही ये चीज़ें हो चुकी, 6 साल बाद वही चीज़ को हम लोग रिफॉर्म कर रहे हैं। सेम जैसे कि अभी कैंसर के इलाज के लिए जो दवाई होती है उस पर एग्जम्पशन कर दिया गया, जैसे कि आपको इसमें इसेंशियल कमोडिटी आपका ये हो गए, कुछ आपके एग्जम्पशन हो गए, जैसे कि रेयर डिजीज़ वाले ड्रग्स हो गए, उनको एग्जम्पशन किया गया था। तो ये बात हो रही थी कि ये पहले क्यों नहीं हुआ जब जीएसटी बना, और अभी इतना लेट ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, तो इस पर डिस्कशन होगा। अभी देखिए आगे क्या निकल के आता है इसका कंक्लूजन, अभी तो बातचीत हो रहा है। तो मोस्टली इस पर 2 मुद्दे पे बात हुआ था, वो चीज़ें आप इसमें ध्यान देंगे कि एक पहला ये था कि जीएसटी एपलेट ट्राइब्यूनल जो है वो कैसे काम करेगा, फंक्शनिंग के बारे में बात हुई थी, कहाँ उसके बेंचेस होंगे वो चीज़ की। प्लस इसमें गैम्बलिंग और गेमिंग के बारे में बात हुआ था कि उस पर कितना % जीएसटी रखा जाएगा, जिस पर 28% रखने की बात चल रही है, ठीक है। और एक जो बड़ी व्हीकल होते हैं उन पे भी टैक्स बढ़ाने की बात हुई, क्योंकि ये बात हो रहा था कि जो बड़ी व्हीकल हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक क्रिएट करती हैं, इस वजह से उन पे भी टैक्स को बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये बात हुआ था। अगला आर्टिकल आपका होगा नाटो पे। देखिए नाटो में क्या है कि अभी नाटो का मीटिंग वाली लिथुआनिया में हुआ था मीटिंग, जिसमें आप मिलिट्री और फाइनेंशिंग की बात कैसे यूक्रेन को दिया जाएगा उस पर बात हुआ था। इसका कुछ कंक्लूजन निकला नहीं था, जिससे जेलेंस्की जो है इस चीज़ से खुश नहीं है। जेलेंस्की को, जैसे बाइडेन ने ये बोला कि रसिया जो है वो कभी भी यूक्रेन को कनकर नहीं कर पाएगी, ये एश्योरेंस दिए थे जेलेंस्की को, बट जेलेंस्की इस चीज़ से खुश नहीं हुए। देखिए ये न्यूज़ आपको पर्टिकुलर हर दिन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो बहुत रेलिवेंट ये न्यूज़ नहीं है, क्योंकि ये टॉक जो होता है ये डेली कुछ ना कुछ इसका न्यूज़ आ ही रहा है। तो इसमें हम बस नॉर्मली समझ सकते हैं कि नाटो के बारे में जान सकते हैं, बस उसके बारे में, जैसे कि अभी फिनलैंड जो है रिसेंटली मेंबर बना है, स्वीडन भी बनने वाला, टर्की उसको अपोज कर रहा है, लेकिन वो भी बन जाएगा कुछ टाइम के बाद से। तो और कैसे ये, जैसे कि ये सिचुएशन ये आगे ना बढ़ जाए, कोल्ड वॉर की तरफ ना पड़े, या फिर जैसे सिचुएशन जो है और इससे ख़राब ना हो जाए, इस पे बात हुआ, डिस्कशन हुआ कि कैसे जो है। और प्लस जो ये नाटो जो है अपनी चीज़ को, सेंस को कैसे अपने मेंबर्स कंट्री के डायमेंशन को बदल रहा है, जैसे कि उनके मेंबर कंट्री को वो ना तो केवल वो मिलिट्री सपोर्ट दे रहा है, बल्कि उनको ज़्यादा और उनको अप्रिसिएट कर रहा है कि वो चीज़ें करें ताकि वो अपने प्रोटेक्शन करें। जैसे कि अब जो है अपने पॉलिसी में जो ये नाटो में कंट्रीज़ हैं वो क्या करेंगी, एक मिलिट्री को अलग से ट्रीट करेंगी ताकि वो अपने चीज़ों को प्रोटेक्ट कर सकें। तो ये एक जो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी को पूरी तरह से चेंज कर रहा है नाटो में आने के बाद से, फ्यूचर कंसर्न के हिसाब से। तो ये एक तरह से क्या हो रहा है कि ये ऐसे वे में जा रहा है कि जैसे कि नॉर्मली क्या होता है कि आप रिलेशन अच्छा रखेंगे, आप मिलिट्री इक्विपमेंट को बढ़ा रहे हैं, आप एजुकेशन को कम, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, इसके जीडीपी को कम करके आप ऐसे चीज़ों में पैसे लगा रहे हैं जिस जो और ज़्यादा वॉर क्रिएट करेगा। तो एक इसी तरह से टिल्ट हो गया नाटो। बस अलग बात है कि ये बोलने के लिए है कि नाटो पीस की बात कर रहा है, बट ये टिल्ट उसी तरफ जा रहा है। तो इस आर्टिकल में मुझे कुछ खास दिखा नहीं। अगला आर्टिकल देखिए, ये डिस्कशन है, ये महाराष्ट्र की जो अभी वो जो अजीत पवार जो हैं वो अभी कैसे वो महाराष्ट्र में क्या उस शिफ्ट हो रहा है पार्टीज़ का, तो उसमें ये चीज़ें हैं। अब बाकी इसमें कुछ रेलेवेंट है नहीं। तो ये कुछ आर्टिकल थे जिनको आपको अंडरस्टैंडिंग करना है, बस उसके बाद से आप ब्रीफ इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुका है। बाकी आप रीडिंग कर लीजिए, कॉन्टेक्स्ट तो समझ में आ गया, रीड करेंगे पूरा समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और बस आपको रीड ही करना है, इससे बहुत ज़्यादा आपको नोट्स नहीं बनाना, बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में जाना नहीं है, बस नॉर्मली कॉन्टेक्स्ट तैयार रखिए, बस सही है।